हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ अनुरोध अंकित। आज हम लोग इस वीडियो में जीएस पेपर 2 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 में पूछे गए हैं उसमें जो भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन इस पार्ट में होगा और नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम GS and from aptitude is question number fifth. Okay. So first read the question. In a group of 120 persons, 80 are Indians and the rest are foreigners. तो पहले हम लोग एक इसका चार्ट बना ले। 120 पर्सन्स है जिसमें 80 इंडियंस है, 80 इंडियंस है। तो फॉरेनर्स कितने होंगे? 40 फॉरेनर्स होंगे, 40 फॉरेनर्स। नाउ फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसमें बोल रहा है कि 70% जो इस ग्रुप में टोटल 120 ग्रुप में उसमें इंग्लिश बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, तो नंबर ऑफ इंडियंस हमें बताना है जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा मान लें कि अगर 40 का 40 फॉरेनर्स अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो रिमेनिंग कितने बचे? 30 इंग्लिश बोलने वाले, तो 30 इंडियंस होंगे। तो नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज या तो 30 या 30 से ज्यादा होंगे। मिनिमम हमने निकाल लिया ना, मिनिमम 30 होंगे। अगर हमने कंसिडर कर लिया कि 40 या 40 फॉरेनर्स अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो मिनिमम, तो टोटल इंग्लिश बोलने वाले 70 हैं, तो रेस्ट इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 30। तो 30 वो कौन होंगे? इंडियंस होंगे। तो मिनिमम 30 इंडियंस तो इंग्लिश बोलेंगे ही। अगर 35 फॉरेनर्स ही बोल रहे होंगे इंग्लिश तो फिर 35 इंडियंस इंग्लिश बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 30 और मोर। तो हमने यहाँ पे मिनिमम निकाल लिया, मिनिमम 30 इंडियंस होंगे। तो 30 और मोर इज यार करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया? डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल जो नॉन जीरो डिजिट्स क्या क्या पॉसिबल है, कौन कौन सा डिजिट्स है? 3, 6 और 9। तो इससे कितने नंबर्स 3 डिजिट के बन सकते हैं? तो फर्स्ट 369, दूसरा 396, फिर थर्ड 639 एंड देन 693, देन 936 एंड 963। यही 6 नंबर हमारे 3 डिजिट के पॉसिबल हैं जो कि 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? कंसीडर ऑल 3 डिजिट्स नंबर ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने ये सारे नंबर्स निकाल लिए 3 डिजिट के जो कि 3 के मल्टीपल से पॉसिबल है, बन सकते हैं। लेट एस बी दियर सम। तो हम इनका सम निकाल लेते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो जब आप इस सारे नंबर्स को ऐड करिएगा तो अपॉन एडिशन यू विल गेट 3996। Now, which of the following is or are correct? S is always divisible by 74 and S is always divisible by 9। तो देखिए 9 के केस में तो आप बिना ऐड किए हुए भी आंसर को ला सकते हैं 9 वाला केस में, क्योंकि 3 + 6 + 9 तो सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये भी 9 से डिविजिबल, ये भी 9 से डिविजिबल, ये भी 9 से, तो ये अगर सम सबका 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर तो 9 से डिविजिबल होगा ही। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74। तो 74 से इसको एक बार 3996 को डिवाइड करके देख लीजिए। तो क्या ये नंबर 74 से डिविजिबल है 3996? तो आप डिवाइड करेंगे तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल इन 54 टाइम्स में। तो ये 54 टाइम्स में ये 74 से ये नंबर डिविजिबल है। तो 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इसका आंसर क्या हो गया? बोथ 1 एंड 2। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली किया जा सकता है, ये सब टफ क्वेश्चंस नहीं होता है। ये यहाँ पे लिख दिया है 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो बस 3 ही डिजिट्स होंगे ना, 369। इससे आपने नंबर्स बना लिया, उसका सम निकाल दिया और बताना है कि वो जो सम आया वो 74 से डिविजिबल है। यस, तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। 9 से डिविजिबल है इफ यस तो आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 का सी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। दो क्लासेस है ए एंड बी। ए में कितने स्टूडेंट्स है? 25 और बी में कितने हैं? 30। Now, in class A, the highest score is 21 and the lowest score is 17। क्लास ए में हाईएस्ट 21 है और लोएस्ट कितना है? 17। तो 21 से 17 का रेंज है। क्लास बी में द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 22। क्लास बी में हाईएस्ट कितना है? 30
और लोएस्ट कितना है 22। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी। तो ए से बी में कितने स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है? 4 स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है ए से बी में। ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास बी विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए कि एवरेज स्कोर क्लास बी का डेफिनेटली इंक्रीज डिक्रीज करेगा, विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो अगर हम ए के हाईएस्ट वैल्यू को, लेट से जिसने 21 मार्क्स भी लाया है, अगर उनको भी अगर हम शिफ्ट करते हैं बी में, तो इनका तो लोएस्ट 22 है ना, तो अगर 21 वाले आएंगे यहाँ पे तो इनका एवरेज तो सर्टेनली डिक्रीज ही करेगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगर आपको समझना है आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट से किसी का एवरेज 10 है, दो स्टूडेंट्स का एवरेज 10 है, ठीक है, तो दोनों ने 10 एवरेज 10 ईयर्स है। सपोज करिए कि क्लास में दो स्टूडेंट्स है, दोनों का एवरेज 10 ईयर्स है, तो टोटल इनका सम 20 है, ठीक है। 10 कोई 8 का भी हो सकता है, कोई 12 का भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब अगर एक नया स्टूडेंट आता है जिसका इस एवरेज से कम है, लेट से वो 4 ईयर्स का हो या 5 ईयर्स का हो या 6 ईयर्स का हो, तो न्यू स्टूडेंट्स के आने पे इसका एवरेज क्या होगा? अगर ये एवरेज से कम एज वाला स्टूडेंट आ रहा है तो एवरेज तो सर्टेनली डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि इसमें सम क्या हो जाएगा? अगर 3 स्टूडेंट्स आ रहा है, थर्ड स्टूडेंट आ रहा है जिसका एज 25 ईयर्स है, तो सम क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 8, तो इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग। तो आप देख रहे हैं कि एवरेज डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट स्कोरर को भी अगर हम क्लास बी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा एवरेज यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। एवरेज स्कोर क्लास ए का इंक्रीज करेगा डेफिनेटली। अब ये तो हमें पता ही नहीं है कि एवरेज स्कोर इंक्रीज करेगा। लेट्स से अगर हम 17 वाले को सेंड करें, तब तो हमारा एवरेज स्कोर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन 21 वाले को सेंड करेंगे तो हमारा एवरेज स्कोर डिक्रीज करेगा ना। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो 7 का आंसर क्या हो गया? 1 ओनली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। जैसे स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ईदर ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट एंड बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। ओके, सो स्टेटमेंट 1 हम पढ़ते हैं। प्रिया इज 4th रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम। तो प्रिया का जो रैंक है बॉटम से 31st है, 31st। एंड प्रिया का रैंक जो है वो बॉटम से 31st है, एंड प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। तो सीमा से 4 रैंक बिलो है, तो यहाँ पे सीमा का रैंक क्या हो गया? सीमा का रैंक 35th, 35th, बॉटम से सीमा का रैंक 35th। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अगर 40 स्टूडेंट्स का क्लास है तो सीमा का रैंक टॉप से क्या होगा? तो अगर सीमा का रैंक बॉटम से 35th है, तो टॉप से क्या हो जाएगा? 6। तो स्टेटमेंट 1 से आप ये आंसर कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये आंसर तो आपका हो नहीं सकता है। चलिए, अब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईना इज 2 रैंक अबव सीमा एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम। तो ईना के बारे में बता रहा है कि ईना इज 2 रैंक अबव सीमा। ईना जो है वो सीमा से 2 रैंक अबव है, एंड ईना इज 37th फ्रॉम द बॉटम। तो अगर ईना 37th है बॉटम से, लेट्स से ये ईना है, दिस इज 37th फ्रॉम द बॉटम, तो ईना टॉप से क्या हो गई? 4th रैंक हो गया। एंड ईना इज 2 रैंक अबव सीमा, ईना सीमा से 2 रैंक ऊपर है, तो सीमा का रैंक क्या हो गया? 35th, 35th। तो अगर हम टॉप से देखेंगे सीमा का रैंक, तो अगेन सीमा का रैंक टॉप से क्या हो गया? 6। तो इस स्टेटमेंट से भी, स्टेटमेंट 2 से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। देखिए, टॉप से आपको लग रहा होगा इसे, टॉप से अगर बॉटम से अगर 35th है तो टॉप से 5th होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप छोटे नंबर में चेक कर लीजिए। लेट से 5
5 रैंक है एक क्लास में, ठीक है। तो बॉटम से जी 1 2 3 4 5 अगर हम देखें, बॉटम से जो फोर्थ पे होगा वो टॉप से सेकंड पे होगा कि नहीं? बॉटम से जो फोर्थ पे होगा वो टॉप से सेकंड पे होगा कि नहीं? होगा ना। तो इन द सेम वे जो बॉटम से 35th पे है वो टॉप से 6th पे होगा कि नहीं? तो दोनों ही स्टेटमेंट से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। तो दो स्टेटमेंट दे रखा है, फिर क्वेश्चन दे रखा है द सेम वे। ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ, बट नन ऑफ देम इज द हेवियस्ट, लेकिन इसमें कोई भी हेवियस्ट नहीं है, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन बी टू ई एंड एफ, एंड अगेन D is also greater than B, E, and F, but none of them is the heaviest. So A, D is greater than B, E, F, and A and D is also not the heaviest. So heaviest one will be C, because question which who is the heaviest among the A, B, C, D, E. So in A, B, C, D, E, A, B, E, and D, these are not the heaviest. So remaining one is C. C will be the heaviest. So from statement one, we can say that C is the heaviest. A is heavier than D, A is heavier than D, but is lighter than C. So A is lighter than C. Which is the heaviest among A, B, C, D, E? So we don't know about E and we don't know about B. Either B may be heavier than C or B may be lighter than C, whatever is the case. So here definite conclusion is not followed, but in statement 1 the definite conclusion gets followed. So statement 1 alone is sufficient to answer the question only A. तो इसका आंसर क्या हो गया? 9 का A हो गया। In the English question number 10, in the English alphabet, the first 4 letters are written in opposite order and the next 4 letters are written in opposite order. मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे हर 4 लेटर्स आपस में अपोजिट ऑर्डर में लिखा है। ई बी सी डी पहला 4 लेटर है, फिर ई एफ जी एच, तो ए बी सी डी को अपोजिट ऑर्डर में लिखा गया है, जैसे डी सी बी ए, फिर एच जी एफ ई, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड एट द एंड वाई एंड जेड जेड आर इंटरचेंज। तो ये आप 4 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 6 ग्रुप बनेगा और लास्ट में क्या होगा? वाई और जेड बचेगा, तो वाई और जेड को यहाँ पे इंटरचेंज करके जेड और वाई इस तरीके से कर दिया गया है, ठीक है। तो विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर? तो 13th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, तो 13th फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर। तो 13th लेटर के राइट में फोर्थ लेटर वो कौन सा होगा? तो स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो दिस इज 13th एंड दिस इज फोर्थ, सो 17th लेटर। तो हमें 17th लेटर के बारे में बताना है कि 17th लेटर कौन सा होगा। तो स्टार्टिंग से 13th और 13th के राइट में कौन सा? तो फोर्थ नंबर। तो 14th 15th 16th 17th, तो हमें पूछ रहा है 17th लेटर कौन सा होगा। तो अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो ए बी सी डी का एक ग्रुप बनेगा, फिर ई एफ जी एच का एक ग्रुप बनेगा, फिर आई जे के एल का एक ग्रुप बनेगा, देन एम एन ओ पी का एक ग्रुप बनेगा। तो ऐसे तो हमारा 16 लेटर आ गया एम एन ओ पी का। देन क्यू आर एस टी का एक ग्रुप बनेगा, और जब इस क्यू आर एस टी को आप इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या होगा? टी एस आर क्यू। तो ये हमारा 17th लेटर हो जाएगा, ये 18th, ये 19th और ये 20th। तो आपसे पूछ रहा है 17th लेटर क्या होगा? तो टी। तो डी का सॉरी बी, टी इज द करेक्ट आंसर। तो 10th का आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक। आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर। देखिए हर 4 लेटर्स को आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमें 17th लेटर निकालना है, तो फर्स्ट 16 लेटर कैसा भी हो हमें उसको निकालना ही नहीं है। तो अब 17 का जो ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो वो स्टार्ट ही होगा, 17 का जो ग्रुप स्टार्ट होगा वो क्यू आर एस टी से स्टार्ट होगा। तो इसको आप जब इंटरचेंज करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा ना, टी एस आर क्यू। तो 17 लेटर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो आपका इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, 7 books P Q R S T U and V are placed side by side, जिसमें बता रहा है R Q and T have blue covers and the other books have red covers। तो R Q T ये आपका ब्लू है, तो अदर क्या बचा? तो R Q T के बाद P S
यू वी, ये आपका क्या हो गया, रेड। नाउ ओनली एस एंड यू आर न्यू कवर, सिर्फ एस और यू जो है ये न्यू कवर का है, न्यू। तो आर क्यू टी पी एंड वी ये आपका ओल्ड बुक्स हो गया, ओल्ड कवर का। इसमें बोल रहा है रेस्ट आर ओल्ड, पी आर एंड एस आर लॉ रिपोर्ट्स, पी आर और एस, तो पी आर एस लॉ रिपोर्ट्स है, रेस्ट आर गैजेटर्स, तो जो गैजेटर्स है वो क्या हो गया, क्यू टी यू वी, क्यू टी यू वी गैजेटर्स हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटर्स विथ ब्लू कवर, तो पहले तो ब्लू कवर देखना है, ब्लू कवर क्या है, आर क्यू टी, तो इसमें सिर्फ क्यू टी, क्यू टी ब्लू कवर का है, गैजेटर्स में क्यू टी ब्लू कवर का है। और क्या ये जो दोनों क्यू टी है ये ओल्ड है, तो ये न्यू तो सिर्फ एस और यू है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्यू एन टी, दैट इज 15 का सी, सॉरी 15 का सी, क्यू एन टी इज आवर आंसर। ये बी नहीं है, इसका आंसर सी है, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, replace the incorrect term by the correct term in the given sequence। आपको ये सीक्वेंस दे रखा है where all terms and the even terms follow the same pattern। तो आप यहाँ पे all terms को देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 7 13 21 31 43 like this, and even terms 2 4 10 18 28 40। तो यहाँ पे देखिए +4 +6 +8 +10 +12, तो यहाँ भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्लस ये तो +2 आ गया, +6 +8 +10 +12, तो आपका गलत क्या है, ये यहाँ पे +4 यहाँ आना चाहिए, तो +2 आ रहा है, तो ये 0 गलत है, तो 0 की जगह पे क्या आना चाहिए, सॉरी 2 गलत है, 2 की जगह पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, 0 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तब ये +4 +6 ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ऑड टर्म्स में तो आपको दिख गया कि +4 +6 +8, तो यही सेम पैटर्न यहाँ भी इवन टर्म्स में भी होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, now question number 17, following is a matrix of certain entries, the entries follows a certain trend row wise, choose the missing entry accordingly। तो ये देखिए ये आपको रो वाइज एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपको इस मैट्रिक्स को फिल करना है, ये जो मिसिंग टर्म्स है इसको आपको फिल करना है। तो अगर आप रो 1 को देखेंगे, पहले न्यूमेरिक वैल्यू को देखिए, ये 7 है, ये 3 है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 10 आ रहा है। इन द सेम वे ये 3 और ये 6 दोनों को ऐड करेंगे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या आएगा कि दोनों का एडिशन 13 आएगा, तो ये 3 आएगा, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे रो में देखिए, ये बी ए सी, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जा रहा है, सी बी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, तो 3B, तो 17 का सी इज योर करेक्ट आंसर, 3B। You are given two identical sequence in two rows। क्वेश्चन नंबर 18, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 1 देखिए नंबर सीरीज कैसे दे रखा है, 8 8 फिर 4 फिर 6 फिर 15 फिर 15.25 टू 36.25। तो देखिए जब भी आपको नंबर सीरीज इस तरीके का दिखा ना, तो स्लोप मेथड अप्लाई करिए। स्लोप मेथड क्या होता है कि आपको स्लोप बताया जाता है, स्लोप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्लोप यहाँ पे लग रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे 8 4 6, तो यहाँ पे अगर कहीं भी आपको पूरे इक्वेशन में ऐसे नंबर सीरीज में आपको कहीं भी दिख गया 0.5 0.25 इस तरीके का कोई नंबर, और पहला नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो जस्ट उसका हाफ या 1.5 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इट मीन्स कि ये 0.5 वाला कुछ स्लोप चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू 0.5 that is 4, 4 into 1.5 that is 6, 6 into 2.5 that is 15, then 15 into 3.5 that is 52.5, then 52.5 into 4.5 that is 236.25। तो यही वाला सीक्वेंस हमें नीचे भी देखना है, तो ए कैसे आएगा, तो 5 into 0.5 that is 2.5, ए का वैल्यू 2.5 हो गया। देन बी कैसे आएगा, तो 2.5 into 1.5 that is तो 3.75। देन बी से सी कैसे आएगा,
तो 3.75 इंटू 2.5 दैट इज तो 9.375। आपको अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो 375 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी समवेयर नियर टू 9 एंड 10। तो 9 एंड 10 के आसपास का कौन सा नंबर है? 2.5 तो हो नहीं सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता है, और ये 32 है तो काफी हेवी नंबर हो गया। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? 9.375। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना भी नहीं है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन आपको सिर्फ ये सीक्वेंस बताना है कौन सा सीक्वेंस होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, 0.5 से मल्टीप्लीकेशन, फिर 1.5 से मल्टीप्लीकेशन, फिर 2.5 से मल्टीप्लीकेशन, फिर 3.5 से, फिर 4.5 से। तो यहाँ भी ऐसे ही सीक्वेंस हमने कवर किया है। 0.5 से मल्टीप्लीकेशन करने पे 2.5, 2.5 से मल्टीप्लीकेशन 2.5 को 1.5 से करने पे 3.75, देन 3.75 को 2.5 से करने से 9.375। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 19, a person X from a place A and another person Y from a place B set out at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 15 किलोमीटर। X walks with a uniform speed of 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो X का स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर है, एंड Y walks with a uniform speed of 1 kilometer per hour in the first hour, with a uniform speed of 1.25 kilometer in the second hour, with a uniform speed of 1.5 kilometer in the third hour। तो मतलब y जो है वो फर्स्ट आवर में 1 किलोमीटर पर आवर है, सेकेंड आवर में 1.25 है, थर्ड में 1.5 है, फोर्थ में 1.75 हो जाएगा, फिफ्थ में 2 किलोमीटर, सिक्स्थ में 2.25। इस तरीके से y ट्रेवल कर रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? दे टेक 5 आवर्स टू मीट। 5 घंटे में वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो पहले हम x का देखते हैं, x 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 1.5 की स्पीड से चल रहा है तो 5 घंटे में ये 7.5 किलोमीटर कवर करेगा। तो y जो है 5 घंटे में कितना कवर करेगा? तो 1 प्लस 1.25 प्लस 1.5 प्लस 1.75 प्लस 2, दैट इज 1 प्लस 1.25 प्लस 1.5 प्लस 1.75 प्लस 2। तो इसको ऐड करना है। इसका ऐड करने का सबसे इजी तरीका है, ये एवरेज इसका 1.5 आएगा। तो सम क्या आएगा? 1.5 इंटू 5 दैट इज 7.5। तो y भी 7.5 किलोमीटर कवर कर रहा है, और x और y टोटल 15 किलोमीटर अपार्ट है। तो अगर x भी 7.5 किलोमीटर कवर किया, y भी 7.5 किलोमीटर कवर किया, तो आफ्टर 5 आवर्स दे विल मीट। तो ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, और जब ये दोनों मिल रहे हैं तो ये ए और बी का मिडवे है, तो ये 15 का हाफ क्या होगा? 7.5। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, बोथ 1 एंड 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, a student appeared in 6 paper, the maximum marks are the same for each paper। तो एक स्टूडेंट 6 पेपर में अपियर होता है और मैक्सिमम मार्क्स हर पेपर का सेम होता है। His marks in these papers are in the proportion of 5:7:6 into 8:9। इस तरीके से उसको मार्क्स मिला है। इस 6 पेपर में उसका जो मार्क्स इस प्रोपोर्शन में आया है। ठीक है, ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, और ओवरऑल ये बता रहा है कि उसने 60% स्कोर किया है। तो इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स? तो मैक्सिमम मार्क्स कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट मैक्सिमम मार्क्स हमने मान लिया, मैक्सिमम मार्क्स मान लिया 100x। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 600x। इस स्टूडेंट ने कितना कवर किया है? तो ही हैज गॉट 60%। ओवरऑल उसने 60% स्कोर किया है। तो 60% ऑफ 600x दैट इज 360x। तो 360x मार्क्स इसने स्कोर किया है। ओके, नाउ his marks in the paper are in the proportion 5:6:7:8:9:10। तो मान लेते हैं इसका जो मार्क्स है वो 5y, 6y, 7y, 8y, 9y और 10y, इसको मार्क्स मिला है 6 पेपर्स में। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 6 पेपर है, इस 6 पेपर में पहले पेपर में 5y, दूसरे में 6y, 7y, 8y, 9y, 10y, इस तरीके से इसको मार्क्स मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्क्स इसको कितना मिला? 5y प्लस 6y प्लस 7y प्लस 8y प्लस 9y प्लस 10y, दैट इज, इस सबको ऐड करिएगा तो 45y मार्क्स मिला है। और ये 45y की वैल्यू क्या है? 360x, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि उसने ओवरऑल 60% मार्क्स स्कोर किया है।
तो 45y इज इक्वल टू 600x। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600x बाई 45। आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है, इसको डबल कर दीजिए। तो ये 1200x अपॉन 90 ये हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये 3 से 45y ये 360 है ना, ये 600x नहीं है ना, 60% है ना, 360 है, मैं यहाँ पे गलत लिख किया था 360x। तो ये 45 और ये 360 आ जाएगा आपका। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 360 अपॉन 45। तो 360 अपॉन 45 9 से कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम्स में 9 से कैंसिल कर दीजिए तो 40 टाइम्स में, तो ये आ गया 8x। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8x। ओके, तो 5y की वैल्यू क्या हो गई, 5y की वैल्यू 40x, 6y की वैल्यू 48x और 7y की वैल्यू 56x। इसी तरीके से 8y की वैल्यू तो 64x। और हमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ द पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स 60% क्या होगा, 60x। तो कितने सब्जेक्ट में उसको 60x से कम मार्क्स मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 40 फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स में उसको क्या मिल रहा है, 60x से कम मार्क्स मिल रहा है, रेस्ट उसको 60x से ज्यादा मार्क्स मिल रहा है। तो क्या हो गया इसका आंसर 3। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो पैसेज का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 25। ये सिलॉग का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाते हैं और काफी इजी रहता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए क्या बोल रहा है, सम कैट्स आर आलमीरा। तो कुछ कैट जो है वो आलमीरा है, आलमीरा। सम आलमीरा आर चेयर। तो कुछ आलमीरा जो है वो आपका क्या है, चेयर है। एंड ऑल चेयर आर टेबल। और जितने भी चेयर है, ऑल चेयर आर टेबल। सर्टेनली सम आलमीरा आर टेबल। तो कुछ आलमीरा, सर्टेनली सम आलमीरा आर टेबल। तो ये तो आपके हो गए, सर्टेनली कुछ तो है, तो आपका स्टेटमेंट वन, कंक्लूजन वन तो आपका ये करेक्ट हो गया। ठीक है, सम कैट्स में नॉट बी चेयर। तो कैट्स मे बी चेयर, और कैट और चेयर के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं है, कैट और चेयर में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं है। तो ये इनडेफिनिट कंक्लूजन है। तो जब ये डेफिनिट नहीं है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि सम कैट में नॉट बी चेयर, तो पॉसिबिलिटी तो सही हो ही सकता है, तो कंक्लूजन टू इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या हो गया आपका आंसर, सी। बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू फॉलो। अगर यहाँ पे सम कैट आर नॉट चेयर बोल देता तब ये कंफर्म केस बोलता, और जब कोई रिलेशन दिया ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो कंफर्म, जब किसी भी दो वेरिएबल में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं दिया है तो हम वहां पे कंफर्म कंक्लूजन नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल कंक्लूजन बोल रहा है, तो पॉसिबल कंक्लूजन तो पॉसिबल हो ही सकता है। ओके, question number 26. A boy plays with a ball and he drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? तो बॉल को आप 1.5 मीटर है ना, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना सेंटीमीटर होगा, 150 सेंटीमीटर। तो जब आप बॉल को 150 सेंटीमीटर से ड्रॉप कर रहे हैं तो हर बार ये 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट ये अटेन करता है। 4/5 में क्या मतलब हो गया, 4/5 आप निकाल लिया, 80% बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, तो हर बार ये प्रीवियस हाइट का 80% ये अटेन करता है, लेकिन जब इसका हाइट 50 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तब वो बाउंस नहीं करेगा। ठीक है, तो कितनी बार वो बॉल हिट करेगा ग्राउंड को, बाउंस करेगा, और कब। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। तो बॉल जब बाउंस करना बंद कर देगा उससे पहले वो कितनी बार ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो जब 150 सेंटीमीटर से आप ड्रॉप कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम 4/5, तो ये फर्स्ट ड्रॉप आपने किया, तो ये कितने सेंटीमीटर तक आएगा, 120 सेंटीमीटर। अगर आप 4/5 निकालेंगे 150 का, तो या 80% निकाल लेंगे 150 का, तो ये क्या आएगा, 120। ओके, तो फर्स्ट बार तो इसने हिट किया,
फिर 120 पे आएगा तो फिर ये सेकंड टाइम्स अगेन ये हिट करेगा क्योंकि अभी भी 50 से ज़्यादा है। तो 4/5 अगर आप इसका निकालेंगे तो सेकंड टाइम्स अगेन ये हिट किया, 4/5 कितना आया इसका 96 आया। देन आप थर्ड टाइम्स निकालिए तो अगेन आप इसको 4/5 निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4/5 इंटू 96, यहाँ से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर 80% इसका आप निकाल लीजिए। तो 80% निकालने का मतलब 20% निकाल के सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 20% क्या होगा, 10% 9.6 होगा, तो 20% क्या होगा 9.6 का डबल आप कर दीजिए तो 19.2, 96 में से 19.2 अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये आपका 96 आ रहा है। 96 में से अगर 19.2 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 76.8 आ जाएगा। तो अगेन ये बॉल हिट करेगा, तो थर्ड टाइम ये बॉल हिट किया, अगेन 4/5 आप निकालिए, या फिर आप इसका 40 ये 20% निकाल के इसको माइनस कर दीजिए। तो 20% अगर निकालिएगा तो ये नियर अबाउट क्या आएगा 60 के आसपास। 76 में से 7.6 7.5 मतलब 15 के आसपास आप निकाल दीजिएगा, तो नियर अबाउट ये 60 के आसपास आएगा। तो फोर्थ टाइम ये हिट करेगा, लेकिन जब ये 60 के आसपास आएगा अब ये दोबारा हिट नहीं करेगा, क्योंकि अब इसका अगर आप 80% निकालते हैं तो ये 48 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। तो कितनी बार इसने हिट किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ के बाद जब ये 60 पे जाएगा तब इसके बाद ये हिट नहीं करेगा। 60 पे करने के बाद फिर क्या होगा, हिट नहीं करेगा। तो कितनी बार हिट कर रहा है बॉल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। 150 से आपने ड्रॉप किया फर्स्ट टाइम, तो ये कितने हाइट को अटेन किया 120, तो यहाँ पे फर्स्ट हिट हुआ, फर्स्ट हिट। इसके बाद आपने 120 से ड्रॉप किया, 120 से ड्रॉप किया इस बॉल को, तो फिर क्या हो रहा है 96 तक ये जा रहा है, तो दूसरी बार। फिर जब आपने 96 से ड्रॉप किया तो ये फिर क्या हो रहा है, ये 74 तक 76 तक जा रहा है, तो ये कितना हो गया तीसरी बार। फिर आपने जब 76 से ड्रॉप किया तो ये कहाँ तक जा रहा है, नियर अबाउट ये 60 तक जा रहा है, तो ये चौथी बार यहाँ पे ड्रॉप हुआ। सॉरी, ये आपका 150 से आपने ड्रॉप किया तो ये फर्स्ट टाइम ड्रॉप हुआ, ठीक है फर्स्ट। फिर ये आपका 120 से फिर ये ड्रॉप हुआ तो ये सेकंड टाइम ड्रॉप हुआ। फिर 96 से ड्रॉप हुआ तो ये थर्ड टाइम ड्रॉप हुआ। 76 से ये ड्रॉप हुआ तो फिर ये फोर्थ टाइम ड्रॉप हुआ। अब ये 60 के बाद ये क्या हो जाएगा, अब ये ड्रॉप यहाँ से नहीं होगा। अब ये आप जब ड्रॉप करेंगे तो ये से कम आ जाएगा ना, ये तो 48 का ही हाइट अटेंड करेगा, तो अब ये यहाँ से ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप नहीं होगा। तो ये 60 से ड्रॉप हुआ तो ये फिफ्थ ड्रॉप आएगा। देन ये फिर कहाँ तक जाएगा, किस साइड तक जाएगा, तो नियर अबाउट 48 तक जाएगा। तो टोटल ड्रॉप कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो आप देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो गया, कोलैप्स करने से पहले, बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग, तो बाउंस करने से पहले बॉल कितनी बार ड्रॉप हो रहा है, 5 टाइम्स ड्रॉप हो रहा है। 150 से ड्रॉप हुआ फर्स्ट, फिर 120 से ड्रॉप हुआ सेकंड, फिर 96 से ड्रॉप हुआ थर्ड, फिर 76.8 से ड्रॉप हुआ दैट इज फोर्थ, फिर 60 से ड्रॉप हुआ दैट इज फिफ्थ। अब इसके बाद 60 के बाद जब वो बाउंस करेगा तो इसका हाइट क्या हो जाएगा 48, तो अब क्या होगा, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, बाउंस नहीं करेगा। तो 60 से ड्रॉप होने के बाद ये फिर उसके बाद बाउंस नहीं करता है। तो टोटल कितना ड्रॉप हो गया, तो फिफ्थ ड्रॉप हो गया। Question number 27. Images of consonant of the English alphabet are observed in a mirror. What is the number of images of these which do not look like their original shape? तो अपने ओरिजिनल शेप की तरह वो नहीं दिखता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इमेजेज ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स की इमेजेस का बात हो रहा है ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर। तो सबसे पहले हम टोटल इंग्लिश अल्फाबेट ही लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए वाई को ऐसे नहीं लिख लीजिएगा क्योंकि यह बोल रहा है कैपिटल्स, और कैपिटल वाई को ऐसे ही लिखा जाता है वाई। ओके, तो पहले तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का बात हो रहा है तो जितना भी वॉवल्स हम उसको कट कर देते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दीज व्हिच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप, तो जो उसके ओरिजिनल शेप की तरह नहीं दिखेगा। अब जो नहीं दिखेगा उसको हम लोग क्या करते चले जाते हैं, क्रॉस करते चले जाएंगे, बाद में उसको ऐड कर लेंगे। तो बी नहीं दिखेगा, सी नहीं दिखेगा, डी नहीं दिखेगा,
एफ नहीं दिखेगा, जी नहीं दिखेगा, एच क्या होगा, दिखेगा। तो एच को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, एच को हम लोग टिक कर देते हैं। जे नहीं दिखेगा, के नहीं दिखेगा, एल नहीं दिखेगा, एम दिखेगा, एन दिखेगा, देन ओ, तो ओ क्या होगा, ओ तो हम कंसिडर नहीं करना है। पी नहीं दिखेगा, क्यू नहीं दिखेगा, आर नहीं दिखेगा, एस नहीं दिखेगा, टी दिखेगा, एक्स दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा, सॉरी ये वी है ना, आर एस टी यू वी, वी दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा, एक्स दिखेगा, वाई दिखेगा और जेड नहीं दिखेगा। तो टोटल कितने इंग्लिश अल्फाबेट आ गए, तो बी, सी, डी, एफ, जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एच। देन हम लोग इसको काउंट ही कर लेते हैं, बी हमारा, तो बी, ए, सी, डी, एफ, जी, तो 1 2 3 4 5 6, देन जे 7, देन के 8, देन एल 9, देन, अरे एन हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, एन भी तो चेंज हो जाएगा ना, एन ऐसे होगा तो जब आप मिरर इमेज देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, एन चेंज होता है, तो एन, तो ये हो गया 10, देन पी, क्यू, आर एंड जेड, तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 14 हो गया। ये टोटल आपको कितना हो गया, 14 हो गया। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये 14 हो गया, 14 कॉन्सोनेंट जो कि आपका चेंज हो जाएगा। तो और टोटल 5 वॉवेल्स है जिसको हमें काउंट नहीं करना है, 19। तो रिमेनिंग कितने होने चाहिए जो चेंज नहीं होंगे, तो चेंज नहीं होंगे तो कितने होने चाहिए, 19, देन ये 7 होने चाहिए आपके, तो देख लीजिए क्या 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 27 का बी, जो चेंज हो जाएगा, विच डू नॉट लुक लाइक दियर ओरिजिनल शेप, मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 14, तो 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28, a bank employee drives 10 kilometer towards south from her house and turns to her left and drives another 20 kilometer, she again turns left and drives 40 kilometer, then she turns, तो ये डायरेक्शन है, तो हम लोग इस डायरेक्शन को जैसे बोल रहा है वैसे ही प्रोसीड करते हैं। तो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस, बैंक एम्प्लॉय, तो वो 10 किलोमीटर साउथ जाती है, 10 किलोमीटर, ओके, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट इनका क्या होगा, जब वो 10 किलोमीटर जाके वहां से वो लेफ्ट हो रही है तो लेफ्ट इनका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, तो लेफ्ट 20 किलोमीटर जाती है, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट होती है, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, तो यहाँ से 40 किलोमीटर ये ड्राइव करती है, ये तो 10 है, तो ये आपका ये 10 यहाँ तक ये आपका 10 हो जाएगा दिस, और ये कितना हो गया, 30 हो गया। देन सी टर्न्स टू अ राइट, अब यहाँ से राइट होती है, एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर, और यहाँ से 5 किलोमीटर ड्राइव करती है। सी अगेन टर्न्स टू अ राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर, अब यहाँ से राइट होके ये फिर 30 किलोमीटर यहाँ से ड्राइव करके यहाँ तक आती है, ठीक है। टू रीच हर बैंक, तो यहाँ पे अपने बैंक पहुंच जाती है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस, तो स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन सीधा ही हो गया, ये कितना डिस्टेंस है, ये 20 का है और ये 5 का है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 25 किलोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, integers are listed from 700 to 1000, in how many integers is the sum of the digit 10, तो इंटीजर्स को लिस्ट किया गया 700 से 1000 के बीच में, तो कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे जिसमें उनका डिजिट 10 होगा, तो अगर हम 7 को लेते हैं 7, तो यहाँ पे 10 होने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट है और 2 डिजिट का सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 3 कैसे आ सकता है, तो एक तो 703 और एक 730, ठीक है, देन 3 सम आना चाहिए, तो 1 2 एंड 7 2 1, तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 इंटीजर हो गए 7 के केस में। फिर 8 के केस में हम देखते हैं, तो 8 के केस में सम हमारा 2 आना चाहिए, तो 2 कैसे आएगा, या तो 802 या 820 और 811, तो यहाँ पे 3 केस बन गया। अब 9 है, तो 9 के केस में
सम हमारा 1 आएगा, तो 1 कैसे आ सकता है, ये तो 901 या 910। तो यहाँ पे 4 फिर 3 फिर 2, तो 4 + 3 + 2 9, तो टोटल कितना केस हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो गया 9। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 30। अ वुमन रन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ, तो 12 किलोमीटर शी रन्स टुवर्ड्स हर नॉर्थ, ओके, एंड देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, एंड शी रन्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, ओके। पहले ये 12 किलोमीटर यहाँ तक नॉर्थ तक चलती है और फिर 6 किलोमीटर साउथ की तरफ आ जाती है, तो अभी जहाँ से चली थी वो 6 किलोमीटर अपने नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट, तो अभी ये इस डायरेक्शन में है, तो ये 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलेंगी, तो जब ये रिवर्स साउथ की तरफ है ऐसे आ रही है, तो 8 किलोमीटर इनका ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, तो 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। तो 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये चली, तो इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम आवर स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में होंगी, तो ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में होंगी, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है, तो ये आपका डायरेक्शन कौन सा हो गया, तो ये तो आपका डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट तो इधर आपका दे ही नहीं रखा है चारों ऑप्शन में, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन में ही डाउट आ गया है, इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन। ओके, हम लोग एक बार टुवर्ड्स हर ईस्ट, हर स्टेटमेंट हटा के ईस्ट की तरफ देख लेते हैं, तो ऐसे अगर ये 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, 6 किलोमीटर फिर साउथ आती है, और फिर ये 8 किलोमीटर ईस्ट चलती है, नाउ हाउ फार इज सी फ्रॉम आवर स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस केस में ये क्या आ गया, तो ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नाउ ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट की केस में दो एंगल दे रखा है, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एन एंगल मोर देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो एंगल आप यहाँ से कंसीडर करेंगे, इस यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखिए ये 8 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, तो ये जब आप एंगल निकालेंगे तो ये तो ग्रेटर देन 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, अगर आप टेन थीटा लगाते हैं तो ये तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 किस केस में आता है, जब आपका 45 डिग्री से एंगल ग्रेटर होता है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 45 डिग्री से स्मॉलर होगा, तो एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, बट इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन, यहाँ पे टुवार्ड्स हर ईस्ट अगर देंगे तब तो इधर इस डायरेक्शन में आएगा टुवार्ड्स हर ईस्ट, क्योंकि वो साउथ की तरफ आ रही है, तो जब साउथ की तरफ आती है तो उनका ईस्ट क्या होगा, ये वाला होगा, बट अगर हम ईस्ट डायरेक्शन को कंसिडर करें तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 30 का। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इफ 3 raised to the power 2019 is divided by 10, then what is the remainder, तो देखिए 10 से डिवाइड करना है, 3 raised to the power 2019, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 raised to the power 2018 into 3, अब 3 raised to the power 2018 को 3 स्क्वायर raised to the power 1009 into 3 ऐसा लिखा जा सकता है, नाउ दिस इज टू बी डिवाइडेड बाई 10, तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1, -1 इंटू 1009 रेज टू द पावर 1009, तो इस केस में -1 ही आएगा, और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, तो ये निगेटिव रिमाइंडर का केस हो गया, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -3 आ रहा है, तो मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 10 - 3 दैट इज 7, तो 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द नंबर 37981255P369 is divisible by 7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट P, तो यहाँ पे आप P को पुट कर दीजिए इस ऑप्शन में और चेक कर लीजिए, तो देखिए पुट करने के लिए पूरा बार बार इतने बड़े डिजिट को डिवाइड करना थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो इसको थोड़ा स्मार्टली करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, पहली बार हम इस नंबर को यहाँ तक डिवाइड कर लेते हैं 37981255 यहाँ तक, और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो 7 5 जा 35, देन यहाँ पे क्या आ गया 49, तो 7 7 जा 49, यस, तो ये 2 आया ना 2, तो 7 4 जा
28, देन 1 एंड 18। तो फिर आपका ये क्या आ गया, 7 2 जा 14, देन 41, तो 7 5 जा 35, देन 62, तो 7 8 जा 56, तो ये आ गया आपका 65, देन 7 9 जा 63, तो ये आ गया 2। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो आपको पता चलिए कि यहाँ तक डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो आप सिर्फ 2p369, अब इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। ये 7 से डिविजिबल है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं, तो क्या आएगा 21369। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 7 से। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 21, फिर 0 आ जाएगा, 0 कैरी, ये 3 आएगा तो 36, तो फिर 7 5 जा 35, एंड देन ये फिर 1 आ गया 19, तो ये तो डिविजिबल नहीं है 6 पुट करने पे। तो यहाँ पे हम 6 पुट करते हैं, 26369, तो 7 4 जा 20, 7 3 जा 21, 5 53, तो 7 7 जा 49, देन 46, तो 7 6 जा 42, देन 4 कैरी, तो 49, तो 7 7 जा 49, तो 6। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 6। तो अगर पूरी बार बार पूरा डिजिट को डिवाइड करने से अच्छा है कि यहाँ तक की डिजिट को डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके और चेक कर लीजिए, तो आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। Again, question number 27. From 1st January 2021, the price of the petrol on mth day of the year is 80 plus 0.1 m, जहाँ पे m की वैल्यू 1 2 3 till up to 100 तक दे रखा है, and thereafter remains constant. On the other hand, the price of the diesel on nth day is 69 plus 0.15 n for any n. यहाँ पे n का कोई भी लिमिट नहीं दे रखा है। On which date is the in year 2021 are the price of these two fuel equal? ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस इस दोनों फ्यूल का इक्वल किस दिन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो m का वैल्यू है वो मैक्सिमम 100 है, तो पेट्रोल का मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है, 80 प्लस 0.1 इंटू 100, दैट इज 80 प्लस 10, दैट इज 90। अब ये 90 किस दिन होगा, तो देखिए क्योंकि जो भी हम वैल्यू देख रहे हैं ये 100 डेज के बाद का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये 100 डेज के बाद का वैल्यू गिवन है। 100 डेज तो आपका अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे मई में दे रखा है, तो 100 डेज के बाद का ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब 90 की वैल्यू 69 प्लस 0.15 n, ये n किस दिन होगा, तो 0.15 n की वैल्यू 21 है, तो n की वैल्यू क्या होगी 21 अपॉन 0.15, दैट इज ये यहाँ से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में 140, तो n का वैल्यू क्या आ गया आपका 140। तो 140 मतलब जनवरी 31, देन फेब 28, देन मार्च 31, देन अप्रैल 30, तो ये कितना हो गया 90 एंड 30 120, देन 20 डेज मतलब 20th डे ऑफ मे, तो इसका आंसर क्या हो गया 20th मे। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। अगर आप 80 प्लस 0.1 m इज इक्वल टू अगर आप करेंगे तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या अटेन हो सकता है 100, और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू देख रहे हैं 100 से ग्रेटर वाला वैल्यू है, ओके। तो पेट्रोल का मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है 90, तो 90 किस दिन होगा, तो डीजल का 20th मई के दिन ये 90 प्राइस होगा। Now, a biology class at high school predicted that a local population of animals will double in size every 12 years. तो हर 12 साल पे वो डबल हो जाता है, जो भी रहेगा 12 साल पे क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, 12 years में 2x हो जाएगा। The population at the beginning of the year 2021 was estimated to be 50 animals. तो 2021 की बिगनिंग में 50 है, तो 12 साल बाद ये क्या हो जाएगा 100, फिर उसके 12 साल बाद ये क्या हो जाएगा 200, लाइक दिस, ओके। इफ p रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, तो यहाँ पे p जो है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा इक्वेशन आपका फिट बैठेगा, तो देखिए इस सारे इक्वेशन में पुट कर लीजिए n की वैल्यू 1, तो फर्स्ट ईयर में मतलब कि n 12 साल बाद आफ्टर 12 ईयर्स 100 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो क्या ये 100 आ रहा है, तो n की वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए, तो 12, तो 12 इंटू 50 दैट इज 600 प्लस 12, नहीं ये नहीं आएगा। देन यहाँ पे भी 12 इंटू 50
600 + 50 ये भी नहीं आ रहा है, 100 आना चाहिए ना आपका। देन यहाँ पे 2 raised to the power 144 into 50 ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। देन 50 into 2 raised to the power 12/12 मतलब ये कैंसिल हो गया, तो 50 into 2 दैट इज 100। तो यहाँ पे फिट बैठ गया ना ये इक्वेशन कि 12 साल बाद p का वैल्यू हमने देखा ना कि डबल हो जाएगा 100, तो किस इक्वेशन पे फिट बैठ रहा है, तो ये डी पे फिट बैठ रहा है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ में इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जाता है ताकि आपका टाइम सेव हो और आप फटाफट इस सारे क्वेश्चन को कर ले। ओके, now in a question number 39, in a class 60% of the students are from India and 50% of the students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then what percentage of the foreign students are boys? तो चलिए 60% इंडियंस है तो हम मान लेते हैं कि 100 है, तो इसमें इंडियन कितने हो गए 60, तो फॉरेनर कितने हो गए हमारे 40। ओके, इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो इस 60 का 30% क्या हो गया 18 गर्ल्स है, तो रिमेनिंग बॉयज इंडियंस कितने हो गए 42। एंड हियर इट इज गिवन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो टोटल स्टूडेंट्स का इस 100 में 50 गर्ल्स है, तो मतलब 50 बॉयज है। नाउ देन व्हाट परसेंट ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो कितना परसेंट फॉरेन स्टूडेंट्स के बॉयज है। ओके, तो बॉयज आप देखिए यहाँ पे बॉयज 42 इंडियन बॉयज हैं और फॉरेन टोटल बॉयज 50 हैं, तो फॉरेनर बॉयज कितने हो गए, फॉरेनर कितने हो गए बॉयज 8, 50 - 42 दैट इज 8। और ये कितना परसेंट है फॉरेनर्स का, ये जो फॉरेन बॉयज है ये फॉरेनर्स का कितना परसेंट है, तो 8/40 into 100 दैट इज 1/5, 5 को 20 तो 20%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया डी, 20% इज द करेक्ट आंसर। फॉरेन स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं 40 है ना, तो व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो फॉरेन स्टूडेंट्स का बॉयज कितने हैं आपके, तो देख लीजिए यहाँ पे कितने हैं 8 है ना, तो 8/40 क्या आएगा आपका 20%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, A statement followed by conclusion 1 and conclusion 2, तो ये आपका फिर सिलॉग वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं और वेन डायग्राम बनाने के बाद ये काफी इजी हो जाता है बनाना। सम रेडियो और मोबाइल, तो यहाँ बोल रहा है रेडियो और ये मोबाइल, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, जितने भी मोबाइल हैं वो सारे क्या है कंप्यूटर है। सम कंप्यूटर आर वॉचेज, कुछ कंप्यूटर जो है वो आपके क्या है वॉचेज है। तो सर्टेनली सम रेडियो और वॉचेज, कुछ रेडियो जो रेडियो और वॉच में किसी भी तरीके का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं है, तो सर्टेन वाला चीज नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो गया। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेज, कुछ मोबाइल जो हैं वो वॉचेज है, तो सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेज, यहाँ भी मोबाइल और वॉचेज में किसी भी तरीके का कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं गिवन है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस तक डिस्कशन किया है। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, वहाँ भी हम लोग 40 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस है वहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक इट डू हिट द like button and do subscribe my channel for more updates. Okay, thank you, that's all for today.